नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं विज्ञान के जीवों में जनन कैसे होता है के अंतर्गत पौधों में कायिक प्रवर्धन को पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले जनन के अंतर्गत हम लोगों ने जनन को जाना, जनन कितने प्रकार के होते हैं उसे समझा। जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, लैंगिक और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंतर्गत हम लोग एक कोषीय और कुछ बहुकोषीय जीवों में कैसे अलैंगिक जनन होता है उसे जाना। अलैंगिक जनन के जैसे विभिन्न प्रकार हैं, बाइनरी फिजन, फ्रैगमेंटेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन इत्यादि। ये तो हो गया कि एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय कुछ जीवों में कैसे अलैंगिक जनन होते हैं। अब आते हैं कि क्या पौधों में भी अलैंगिक विधि से जनन होते हैं? क्या पौधों में भी नए पौधे अलैंगिक विधि से तैयार हो सकते हैं? तो चलिए जानते हैं आज पौधों में अलैंगिक जनन की विधियों को। बच्चों, पौधे में जो अलैंगिक विधि के द्वारा जनन होता है उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। तो सबसे पहले हम लोग कायिक या वेजिटेटिव पार्ट को समझेंगे कि ये कायिक है क्या, वेजिटेटिव पार्ट क्या है। बच्चों, आप सभी ने पौधों को देखा होगा। पौधे के कौन कौन से पार्ट हैं? जड़, नीचे से ही हम लोग चलते हैं, जड़, तना, पत्ती। इस तीनों को जो मुख्य पार्ट हैं किसी भी पौधे के, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट। और फ्लावर यानी कि फूल और फल, इन दोनों को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब चलते हैं वेजिटेटिव पार्ट की ओर। यानी पौधे में अलैंगिक जनन जब जड़, तना और पत्ती के द्वारा हो तो उसे वेजिटेटिव प्रोपैगेशन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब बच्चों, ये वेजिटेटिव प्रोपैगेशन और कायिक प्रवर्धन 2 तरीके से होते हैं। प्रकृति में नेचुरल वे में भी होता है जिसे कि प्राकृतिक प्रवर्धन कहते हैं, और कृत्रिम तरीके से भी होता है, कृत्रिम प्रवर्धन भी होता है। प्रकृति में आसानी से जड़, तना और पत्ती के द्वारा नए नए पौधे निकलते हैं। जड़ का जैसे एग्जाम्पल है डालिया, कि डालिया के पौधे के जड़ शकरकंद की तरह फूले होते हैं और उन जड़ों से नए पौधे विकसित होते हैं जब कंडीशन सूटेबल होता है। तो उसी तरह तना से भी बहुत सारे पौधे नए पौधे के रूप में विकसित होते हैं। जैसे तना जब नीचे से गुलदाउदी को आपने देखा होगा कि गुलदाउदी का पौधा अगर है तो कुछ दिन में नीचे से निकल कर के नया पौधा निकल जाता है। केले को आपने देखा होगा निकलते हुए। पत्ती से जैसे आप लोगों ने देखा होगा ब्रायोफाइलम में, कि ब्रायोफाइलम की पत्ती में से नए पौधे विकसित होते हैं। तो ये तो प्राकृतिक तरीके से हुए, यानी प्रकृति में स्वतः नए पौधे तैयार होते हैं। कृत्रिम तरीके से भी कुछ तैयार किए जाते हैं, जैसे लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, कटिंग के द्वारा नए नए पौधे तैयार किए जाते हैं। इसे कृत्रिम विधि कहते हैं, कृत्रिम आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन कहते हैं। अब बच्चों जानते हैं कि ये कायिक प्रवर्धन में तना के द्वारा जैसे कैसे वेजिटेटिव पार्ट से तना में कौन कौन से और एग्जाम्पल हैं। जैसे मनी प्लांट को आप लोगों ने लगाया होगा घर में,
तो मनी प्लांट, जब भी तने से हम लोग किसी चीज़ को, किसी नए पौधे को विकसित करते हैं तो उसमें किस बात का ध्यान रखते हैं? जैसे जो कोई भी तना आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें जॉइंट्स होते हैं, बीच बीच में ऐसे लाइनिंग होती है, और इसी लाइनिंग के पास से आप देखते हैं कि पत्तियां विकसित होते हैं, ब्रांचेज निकलते हैं। यानी जब भी अगर हम आर्टिफिशियल हो या प्राकृतिक हो, तो तने से जब भी नए पौधे का विकास होगा तो इसमें नोड्स, इसे क्या कहते हैं? नोड। और इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इंटरनोड। ठीक है। यानी कोई भी तने से नए पौधे का विकास तभी होगा कि जब इसमें नोड होंगे, यानी तने को जब भी कट करके लगाएं तो उसमें 2 या 3 नोड जरूर होने चाहिए। कटिंग में जनरली ध्यान रखा जाता है या तो ऑब्लिक कटिंग करें, ताकि ऑब्लिक करने से जानते हैं फ़ायदा क्या होता है ऑब्लिक कटिंग करके लगाने से, कि इससे न जाइलम और फ्लोएम जो उसके ट्रांसपोर्टिंग चैनल है उसमें आसानी से, मिट्टी में जब हम इसे डालते हैं तो आसानी से फूड और वाटर का जो फ्लो है वो बना रहता है। पत्ती में आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा ब्रायोफाइलम की पत्ती। इसके नौचेज में जो गड्ढे हैं पत्ती के, इसके नौचेज में कुछ, जब पुरानी पत्ती हो जाती है तो पुरानी पत्ती में ऐसे छोटे प्लांटलेट्स ग्रो करते हैं इसके, और ये प्लांटलेट्स अगर ज़मीन से जुड़े होते हैं तो फिर नए पौधे में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ब्रायोफाइलम की पत्तियों में इस तरह से नेचुरल वे में आपको नए पौधे का विकास होता है। जड़ में जैसे मैंने बताया कि डालिया के पौधे में जड़ से विकास होता है, इसमें गुच्छे की जैसी संरचना में इस तरीके से डालिया के जड़ों में विकास होता है, और समान परिस्थिति में इससे प्लांटलेट्स निकलते हैं। अब बच्चों आते हैं कृत्रिम तरीके पे थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे लेयरिंग एक तरीका मैंने बताया था, जूही के पौधों को आप लोगों ने देखा। होता क्या है कि जो पेरेंट प्लांट है उसके कुछ भाग को ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। इससे होता क्या है, जो कि जो पार्ट दबा उसमें धीरे धीरे ज़मीन में दबने के कारण इसमें रूट ग्रो करने लगते हैं, और ये इससे फिर नया पौधा, क्योंकि इसके एक पार्ट को दबाया है, एक पार्ट तो ऑलरेडी ऊपर है, जब इसमें रूट ग्रो कर जाता है, और उस केस में अगर इसे पेरेंट प्लांट से कट कर करके इसे कहीं और लगाया जाएगा तो नए पौधे का विकास होता है। तो लेयरिंग के द्वारा पौधे को, जो इस तरीके से जूही के पौधे या कुछ और ऑर्नामेंटल प्लांट है, तो उसके थोड़े थोड़े जगह पर इस तरीके से जड़ के मिट्टी के नीचे दबा करके और एक ही बार में कई पौधे लेयरिंग के द्वारा तैयार कर सकते हैं। दूसरा विधि है ग्राफ्टिंग। आपने नाम सुना होगा, अक्सर हम लोग आम के पौधे, अमरूद के पौधे, ऐसे बहुत सारे पौधे जो खास करके फ्रूट येल्डिंग प्लांट है उसको ग्राफ्टिंग विधि के द्वारा तैयार किए जाते हैं पौधे। ग्राफ्टिंग में क्या है कि एक मुख्य पौधा, 2 पौधे, वांछित पौधे लिए जाते हैं, तो उन 2 वांछित पौधे को लेने में ध्यान ये रखा जाता है कि एक का रूट सिस्टम लेते हैं जिसका कि हम चाहते हैं, जिसका वेल डेवलप रूट सिस्टम हो, जिसमें कह सकते हैं कि ग्रोइंग एबिलिटी जिसकी अच्छी हो, और दूसरा जिसका हम फ्रूट्स चाहते हैं। तो उन 2 को मिला करके ग्राफ्टिंग की जाती है। तो मुख्य पौधे जिसका जड़ रहता है तो उसको 2 तरीके से कटिंग करके ग्राफ्टिंग की जाती है। एक तो ऑब्लिक जैसे मैंने अभी बताया जिसका रूट सिस्टम लिया गया, और इसी तरीके से दूसरा जिसका स्टेम लिया जाता है, दूसरे पौधे को लिया जाता है, और दोनों को जोड़ करके यहाँ पॉलीथीन से और रैप करके कुछ दिन में जोड़ दिया जाता है, तो ये दोनों अटैच हो जाते हैं। इस तरीके से करने से क्या है कि दोनों का जो चैनल है जाइलम और फ्लोएम का, जो ये दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं और आसानी से वाटर और फूड का फ्लो दोनों सिस्टम में बना रहता है, तो पौधे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं।
और ग्राफ्टिंग, ये बात भी ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि ग्राफ्टिंग किसी भी पौधे को किसी के साथ कर सकते हैं। इसमें लिमिटेशन है कि किसी कुछ खास पौधे को ही, जैसे आम का हमको ग्राफ्टिंग करना है तो आम का ही रूट सिस्टम हम जड़ में लेंगे और आम के ही किसी वैरायटी को ऊपर से अटैच करेंगे। ऐसा नहीं कि अमरूद का नीचे लेंगे ऊपर आम का जुड़ जाएगा। तो सबके साथ सबकी ग्राफ्टिंग नहीं की जा सकती है। और दूसरा, ग्राफ्टिंग में इस तरीके से नॉच बना करके भी किया जाता है। तो दूसरा, जब ऊपर का भी पौधा रहेगा तो इसमें फिट होने के लिए ऐसा ही नॉच उसमें भी बना रहना चाहिए। जानते हैं बच्चों, नीचे वाले को कहते हैं स्टॉक, STOCK, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं? ऊपर वाले को कहते हैं सियोन, SCION। यानी स्टॉक और सियोन मिलकर के ग्राफ्टिंग का काम करते हैं। तो ग्राफ्टिंग एक मेथड है। तो ये कुछ मेथड हैं। कटिंग भी एक मेथड है। तो कटिंग तो आसान मेथड है। अभी हम लोग करोटन के कई वैरायटी कटिंग के द्वारा लगाते हैं। गुलाब को कटिंग के द्वारा लगाते हैं। गुलाब को हम लोग कटिंग के द्वारा भी लगाते हैं और ग्राफ्टिंग के द्वारा भी लगाते हैं। कहने का मतलब कि कृत्रिम रूप से हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट, कुछ फ्रूट येल्डिंग प्लांट को ग्राफ्टिंग और लेयरिंग और कटिंग के मेथड से लगाते हैं। बच्चों, अभी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड को जाना। इसी आर्टिफिशियल मेथड में एक और मेथड है उत्तक संवर्धन। यानी उत्तक संवर्धन, यानी इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू कल्चर। अब ये होता क्या है टिश्यू कल्चर? तो बच्चों समझते हैं इसे थोड़ा सा। कभी कभी इस पे एक पैराग्राफ नोट्स टाइप में भी आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखने के लिए आते हैं, तो आपको जानना चाहिए। ये नया तरीका है और इससे ज़्यादातर ऑर्नामेंटल प्लांट को टिश्यू कल्चर के द्वारा लैब में तैयार करके लार्ज स्केल पे तैयार किया जाता है। इसमें होता क्या है कि ये जो वेजिटेटिव पार्ट हम लोगों ने पढ़ा, तो पौधों के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट को एक छोटे से टुकड़े को लिया जाता है। मान लीजिए तने का एक छोटा सा टुकड़ा लिया गया और इसे एक कल्चर मीडियम कहा जाता है। कल्चर मीडियम यानी न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है, एक छोटे से टुकड़े को। ये इसमें क्या हो गया? ये क्या है? न्यूट्रिएंट रिच मीडियम। न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में होता क्या है कि ये उत्तक तेज़ी से विकास करता है और एक बड़ा सा, कह सकते हैं, कोशिकाओं का एक बड़ा सा टुकड़ा बना लेता है। इस कोशिका के बड़े टुकड़े को कहते हैं कैलस। ठीक है, इस बड़े टुकड़े को कहते हैं कैलस। अब इस कैलस को फिर से मीडियम को बदला जाता है और फिर हार्मोन रिच मीडियम में डाला जाता है। हार्मोन रिच मीडियम में डाला जाता है। हार्मोन रिच मीडियम से क्या होता है आप लोग जानते भी हैं कि कई तरह के हार्मोन जो हैं वो ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो इस कैलस को फिर से इस मीडियम में ट्रांसफ़र किया जाता है और इससे क्या होते हैं, छोटे छोटे प्लांटलेट्स अब यहाँ डेवलप कर जाते हैं। इसमें आपको पूरा स्टेराइल मीडियम रहता है, साथ ही साथ टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है, आर्द्रता को मेंटेन किया जाता है। तो ये लैब में पूरा उस तरह का कंडीशन बना रहता है जहाँ ये विकसित होता है। अब ये जो प्लांटलेट्स छोटे छोटे निकल गए, इस प्लांटलेट्स को फिर क्या किया जाता है कि मिट्टी में फिर इस प्लांटलेट्स को लगा दिया जाता है और कुछ दिन में क्या है कि कुछ छोटे छोटे ये सैपलिंग में तैयार हो जाते हैं और इन्हें फिर मार्केट में सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है, जो आए दिन आप लोग नर्सरी में देखते हैं। तो लार्ज स्केल पर ज़्यादातर अभी तक टिश्यू कल्चर के द्वारा ऑर्नामेंटल प्लांट को ही विकसित किया जाता है, क्योंकि इससे काम करने में थोड़ा सा लिमिटेशन है और बाकी पे उतना ज़्यादा अभी काम नहीं हुआ है।
हो सकता है भविष्य में बाकी पौधे भी टिश्यू कल्चर के द्वारा मिलने लगे हमें। तो ये है टिश्यू कल्चर। बच्चों, अब हम समझते हैं कि हम लोग कायिक प्रवर्धन, उसके प्राकृतिक और कृत्रिम तरीके, साथ साथ कृत्रिम में भी एक एडवांस मेथड है टिश्यू कल्चर, उसे भी समझा। अब आगे जानने के पहले, जैसे अलैंगिक जनन की तो सारी विधियां हम लोग समझ गए, लैंगिक जनन जब हम पढ़ेंगे तो लैंगिक जनन पढ़ने से पहले जानते हैं कि ये कायिक प्रवर्धन हुआ या लैंगिक जनन में है कि इसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों हम पढ़ रहे हैं इसे, इसका फ़ायदा क्या है या इसका लिमिटेशन क्या है। फ़ायदे इसके साथ साथ लिमिटेशन भी हमें ज़रूर जानना चाहिए। तो फ़ायदा ये है कि जैसे टिश्यू कल्चर में ही हमने देखा, किसी प्लांट का छोटे टुकड़े को लिया, उसे कल्चर मीडियम में डाला, उसी से विकसित होकर के नया पौधा बना। तो कह सकते हैं कि ये पेरेंट्स के से जो नई संतति तैयार होती है, पेरेंट्स की ट्रू कॉपी होती है, एग्जैक्ट कॉपी, कार्बन कॉपी, जैसे भी कह सकते हैं। हर तरीके से ये सेम होते हैं, कुछ भी अंतर नहीं होता है। चाहे बाइनरी फिजन में ही आप लोगों ने देखा कि एक सेल 2 में बदल गया, तो यही डिवाइड करके 2 में बदलाना, तो ये बिल्कुल इससे सेम होता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा अलैंगिक जनन का है कि ये पेरेंट सेल की ट्रू कॉपी तैयार होती है, एग्जैक्ट कॉपी, कोई अंतर नहीं होता है, यानी जो हम चाहते हैं सेम का सेम उसमें ट्रांसफ़र होता है। दूसरा फ़ायदा है कि जैसे कायिक प्रवर्धन में कि टिश्यू कल्चर के द्वारा, लेयरिंग के द्वारा, ग्राफ्टिंग के द्वारा कई सेम कैरेक्टर को हम लोग तैयार करते हैं, फास्ट ग्रोथ हो सकता है, तेज़ी से हम नए नए पौधों को तैयार कर सकते हैं, एक फ़ायदा ये है। अब देखते हैं कि इसका लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन ये है कि जो पौधे में जैसा चाह रहे पेरेंट की ये ट्रू कॉपी है, तो वही सेम कॉपी है। अब अगर हमको ये इसमें कुछ रखने के साथ कुछ और अगर जोड़ना है, तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के साथ या अलैंगिक जनन में ये मुश्किल हो जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि विभिन्नता अलैंगिक जनन में या कायिक प्रवर्धन में विभिन्नता की संभावना न के बराबर रहती, न के बराबर क्या होती ही नहीं है। तो विभिन्नता नहीं होगी तो प्रकृति में जो हम लोग इवोल्यूशन पढ़ते हैं, तो इवोल्यूशन के कह सकते हैं कि ये अगेंस्ट काम करता है अलैंगिक जनन, यानी प्रकृति में फिर चेंजेज ही नहीं होंगे, नए नए जीवों या जीवों में जो अच्छे गुणों का विकास होता है तो उसमें ये बाधा देता है। तो ये इसका लिमिटेशन है। फ़ायदा ये है कि नए सेम कॉपी तैयार कर सकते हैं, तेज़ी से तैयार कर सकते हैं, तो ये सब इसके फ़ायदे हैं। लिमिटेशन ये है कि नए जीव, विभिन्नता के साथ नए जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो बच्चों, अब इस कायिक प्रवर्धन से जुड़ी हुई हम लोग गतिविधि को भी समझते हैं और जानते हैं कि कैसे कायिक प्रवर्धन होता है। तो चलिए करते हैं एक गतिविधि और कायिक प्रवर्धन को बेहतर तरीके से समझते हैं। मिलते हैं एक गतिविधि में फिर से हम लोग। बच्चों, अभी हम लोगों ने पौधों में कायिक प्रवर्धन को पढ़ा। कायिक प्रवर्धन मतलब पौधों में अलैंगिक जनन के तरीके को जाना कि कैसे पौधों में एक ही व्यष्टि से, एक ही इंडिविजुअल से नए जीव की या नए पौधों की उत्पत्ति हो सकती है। यानी पौधे के जड़, तना, पत्ती के द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न हो सकते हैं। इसी से जुड़ी हुई हम लोग कुछ गतिविधि करते हैं जो हमारे आसपास आसानी से उपलब्ध ऐसे पौधे के पदार्थ हैं जिससे हम लोग कायिक प्रवर्धन को देख या समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक एक करके इस सामग्री को। यहाँ मैंने आलू का कटा हुआ 2 भाग लिया है। एक भाग ऐसा लिया है जिसमें कि आँख जैसी संरचना बनी होती है। यहाँ जैसे बच्चों आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि आँख जैसी संरचना बनी हुई है और इसी आँख जैसी संरचना से थोड़ा आपको एक नए पौधे के विकास की शुरुआत भी हो गई है। आप बच्चों बता सकते हैं कि ये आँख जैसी संरचना को क्या कहते हैं? इसी आँख जैसी संरचना के कारण यह तना का एक
मॉडिफिकेशन है। ये इसको कहते हैं नोड, और नोड से ही किसी भी पौधे में तना या पत्ती वहाँ से विकसित होता है। तो एक आलू को आपने अगर कभी गांव गए होंगे और आलू किसी को लगाते देखे होंगे तब तो समझ रहे होंगे, नहीं है तो अगली बार जब आप गांव जाएं तो लोगों को आलू अगर लगा रहे होते हैं तो ऐसा कोई भी पौधा लगा रहे होते हैं किसान, तो उसका अवलोकन आप ज़रूर करें। और दूसरा, ऐसा आलू को कट करके मैंने लिया है जहाँ कोई भी भाग, कोई भी आँख नहीं है, यानी कटिंग करने में ध्यान रखा है। अब इसको आप अब सारणी भी बना सकते हैं कि प्रतिदिन 1 दिन बीच करके या 2 दिन बीच करके आप अपनी सुविधा अनुसार कि कब दोनों में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। एक मैंने यहाँ एक और लिया है, ये आप लोग पहचानते होंगे, क्या है ये? जी हाँ, ये मनी प्लांट का पौधा है। तो मनी प्लांट के एक स्टेम को भी मैंने 2 तरीके से लिया है। एक स्टेम को मैंने ऐसा कट किया है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसका लंबा सा रूट भी निकला हुआ है। इसके 2 गांठें हैं, इस गांठ को क्या कहते हैं? नोड कहते हैं, और इस बीच वाले पार्ट को इंटर नोड कहते हैं। पूरा मनी प्लांट को आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि इसी से, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इसी से पत्ती निकली हुई है, बीच के पार्ट से कोई भी पत्ती नहीं निकली हुई है। साथ ही साथ क्या है, यहाँ पे आप थोड़ा सा उभार भी देख रहे हैं, यानी नए ब्रांचेज, नई पत्तियाँ यहाँ से आने वाले दिनों में विकसित होंगी। दूसरा जो इसका पार्ट मैंने लिया है, जैसा कि मैंने बताया कि इंटर नोड कहते हैं, यानी 2 नोड के बीच के पार्ट को क्या कहते हैं? ये एक नोड है, एक दूसरा नोड है, इसके बीच के पार्ट को कहते हैं इंटर नोड। तो इस इंटर नोड को मैंने लिया है और इसको भी कट करके पानी में मैंने रखा है। अब अगर आप एक सारणी बनाएंगे, जितने चीज़ आप लेते हैं, आलू लिए हैं, मनी प्लांट का पौधा लिया है, ऐसे कुछ और पौधों को लेकर के आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। 2 दिन बीच करके, 4 दिन बीच करके, ये आप स्वयं से भी तय कर सकते हैं। और प्रतिदिन में जो उसमें परिवर्तन हो रहे हैं उसे ज़रूर सारणी में नोट करें, तो इससे पता चलेगा कि किस में परिवर्तन पहले हुआ, किस में बाद में हुआ, किस में तेज़ी से हुआ परिवर्तन, ऐसा आप देख सकते हैं। एक और पत्ती के माध्यम से, ब्रायोफाइलम की पत्ती का नाम आपने सुना होगा। तो ब्रायोफाइलम की पत्ती से बच्चों नए पौधे का विकास होता है। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ों से नए पौधे का विकास होता है, जैसे डालिया। डालिया का पौधा अगर आप लोग अपने गार्डन में भी लगाते हो, आपके विद्यालय में भी हो सकता है रहते होंगे, अभी सीजन है डालिया का लगने का, लगा रहे होंगे। जब डालिया सूख जाता है तो कभी उसको सावधानी पूर्वक आप उसे उखाड़ के देखें। शकरकंद आप लोगों ने देखा है, तो उस शकरकंद जैसे उसके सोलन पार्ट जड़ के होते हैं। इसे अगर बालू में सुरक्षित रख देंगे तो अगले सीजन में उससे नए नए प्लांटलेट्स निकलेंगे और डालिया के पौधे आप स्वयं भी लगा सकते हैं। अब इन आलू के पार्ट को कुछ दिन के बाद हम लोग देखते हैं रखने के बाद कि क्या कोई परिवर्तन हुआ इस मनी प्लांट और आलू में। तो चलिए कुछ दिन के लिए इसे हम लोग रखते हैं और देखते हैं। बच्चों, हमने 1 सप्ताह बाद ऑब्जर्वेशन में देखा कि आप लोगों को मैंने दिखाया था कि पहले ये जो निकले हुए आँख के पास से जो संरचनाएं थी, धीरे धीरे वो बड़ी हो रही हैं और पत्ते का आकार आप देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे पत्ते का आकार ले रहे हैं। अगर इसे और 1 सप्ताह के लिए छोड़ दिया जाए तो नई पत्तियां विकसित हो जाएंगी। जबकि जिसमें आँख नहीं था उसमें कोई भी परिवर्तन हमें नहीं दिखा। यानी इससे ये पता चलता है कि अगर आलू से हमें नए पौधे चाहिए तो उसमें ऐसे आँख का होना ज़रूरी है,
तभी नए पौधे का विकास होगा। अगर आँख जैसे, और इसी में भी आप देखिए कि जहाँ उस कटिंग को तो देख ही रहे हैं, साथ साथ इसमें भी आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ आँख जैसी संरचना नहीं थी है, वहाँ ऐसी कोई भी संरचना का विकास नहीं हुआ है। यानी विकास हमेशा नोड से ही होगा। और ये बिना आँख वाला जो पार्ट है, ये क्या है? इंटरनोड है। आप लोग देख पा रहे हैं कि जो ये छोटा सा सफ़ेद जैसा पार्ट था, वो धीरे धीरे छोटे से पत्ती में विकसित हो रहा है। आपको हरा हरा पार्ट ये दिखाई भी दे रहा है कितने अच्छी तरीके से, यानी नए पौधे इसमें से विकसित हो रहे हैं। कुछ दिन के बाद, एक सप्ताह बाद अगर आप लोग और अवलोकन कीजिएगा तो देखिएगा। उसी तरह से मनी प्लांट में देखिए कि एक छोटी सी नई पत्ती निकल आई है। यहाँ से विकसित होकर के एक पत्ती निकली और एक दूसरी पत्ती भी यहाँ से विकसित हुई है। जबकि जो बीच का पार्ट था इंटरनोड, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और ये देख पा रहे हैं कि ये और सूखने वाली स्थिति में आ रही, धीरे धीरे ये ख़त्म होने की स्थिति में आ रहा है। जबकि ये पौधा और विकसित होकर के नए पौधे के रूप में डेवलप कर रहा है। यानी पौधे में जड़, तने और पौधे से तो विकास होता है नए पौधे का, पर उसमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे नोड्स का होना ज़रूरी है तने से, अगर हम विकास कर रहे हैं तो। और अगर नोड्स उसमें नहीं रहेंगे, जिसको कि पर्ण संधि भी हिंदी में कहते हैं, तो पर्ण संधि का होना आवश्यक है। वहीं से पत्ते और शाखाएं निकलती हैं। अगर पर्ण संधि नहीं है तो वहाँ से विकास नहीं होगा। तो बच्चों, मैं समझती हूँ कि यहाँ आप लोग कायिक प्रवर्धन को, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को इस गतिविधि के द्वारा अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ऐसे कुछ और पौधे के जड़, तने, पत्तियों को ढूंढिए और आसपास में देखिए कि किन पौधों में इन 3 चीज़ों के द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति होती है। आप लोग समझ गए होंगे और अब आप लोग अपने अवलोकन करने की क्षमता को बढ़ाएंगे। बच्चों, अगर अवलोकन की क्षमता जितनी ज़्यादा आप बढ़ाएंगे, विज्ञान आपको उतना ही रुचिकर लगेगा और अच्छा लगेगा। एक्सपेरिमेंट करने की आपकी प्रवृत्ति और ज़्यादा विकसित होगी। तो अपनी एक्सपेरिमेंट करने की प्रवृत्ति, ऑब्जर्वेशन करने की प्रवृत्ति को बढ़ाइए और अपने आसपास को सूक्ष्मता से देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।